बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और हमारी प्रैक्टिस टेस्ट 7 की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी बात आपसे मतलब शेयर करना चाहता हूं या डिस्कस करना चाहता हूं। वो कुछ यूं है कि आप अपना रिजल्ट जरूर मेंटेन किया करें। मतलब आपने वर्ब्स के लेक्चर लिए और वर्ब के लेक्चर लेने के बाद आपने ये जो प्रैक्टिस टेस्ट की एक्सरसाइजेज हैं उनको आपने सोल्व किया, तो अपना ना अपनी अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जरूर रखें। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि आप जब 25 क्वेश्चंस की 25 एमसीक्यूज की एक्सरसाइज को सोल्व करें तो उसके एंड पे ना लाजमी जब डिस्कशन के बाद की चेक करने के बाद देखा करें कि मेरे इसमें से कितने ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। क्योंकि एक बात पल्ले बांध लें, एंट्री टेस्ट या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम जो होता है, जब आप उसकी तैयारी कर रहे होते हैं और उसकी प्रैक्टिस खास तौर पे कर रहे होते हैं, तो जो क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं ना वो आपकी तैयारी नहीं होती, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना वो आपकी तैयारी होती है। जैसे देखें, अगर 2 स्टूडेंट्स हैं या कोई एक स्टूडेंट है, उसने 100 क्वेश्चन 100 एमसीक्यू सोल्व किए, उसमें से उसके 90 एमसीक्यूज करेक्ट हुए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके कितने % नंबर आए या उसकी तैयारी कितने % है, तो आप फौरन बोलेंगे कि सर उसकी तैयारी जो है ना वो 90% है, क्योंकि उसके 90% मार्क्स ठीक हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसकी प्रेपरेशन 10% है, क्योंकि उसने 10% मार्क्स जो है वो गलत किए हैं। उसकी एंट्री टेस्ट में, कंपेटिटिव एग्जाम में, थ्रू आउट योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी का कोई आखिरी कंपेटिटिव एग्जाम नहीं है। जिंदगी यहां से स्टार्ट होने वाली है आपकी प्रैक्टिकल, आगे आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने हैं। तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना वो याद रखिएगा, आपकी असल जो है गलती होती है, असल प्रेपरेशन होती है, उनको सही करना। और इतना सही करना कि दोबारा जब वो कभी आए, किसी तरह से भी आए, किसी शेड में भी आए, किसी वर्जन में भी आए, वो गलत ना हो। तो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी रखनी है। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, की देखने के बाद, डिस्कशन लेने के बाद आपने ये जरूर देख लेना है कि मेरे इसमें से कितने गलत थे और कितने सही थे, ताकि गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन आपको यह पता रहे, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती रहे, आपको ये पता रहे कि असल में, जैसे हम, मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड यूज करूं कि आप कितने पानी में हैं, आपकी औकात क्या है। तो अपनी औकात देखने के लिए, आप कितने पानी में, ये देखने के लिए अपना रिजल्ट जरूर मेंटेन करें अपने तौर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। She finished that at about 4 and went for a walk। अब देखें, ये जो finished का वर्ड है ना, फिनिश का वर्ब है, ये उन वर्ब्स में से एक है जो हम जेरेंट और इंफिनिटिव में पढ़े थे, जिनके बाद आप इंफिनिटिव भी लिख सकते हैं और जेरेंट भी लिख सकते हैं। जैसे फर्ज करें, अगर मैं बोलता हूं she finished washing dishes और मैं बोलता हूं she finished to wash, जैसे अगर मैं यहां पे लिख लूं, हमने स्टॉप वाले भी लिखे थे ना, अगर फर्ज करें मैं सेंटेंस लिखता हूं she finished washing dishes, ठीक है, और सेकंड सेंटेंस लिखता हूं she finished to wash। अब यहां पे जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस आएगा वाई का और वो डिफरेंस आएगा व्हाट का। मतलब हमारा पहला सेंटेंस होगा कि उसने खत्म कर दिया। क्या खत्म किया? व्हाट ही फिनिश्ड वॉशिंग डिशेज, उसने बर्तन धोने का काम मुकम्मल कर लिया, खत्म कर दिया। एंड शी फिनिश्ड, और वाई शी फिनिश्ड मतलब शी वॉज डूइंग समथिंग एल्स, वो कुछ और कर रही थी और उसने डिशेस धोने के लिए ना अपना वो काम पहले खत्म कर लिया। तो हम क्या बोलेंगे? शी फिनिश्ड टू वॉश। जैसे हमने सेंटेंस क्या बोला था? हमने बोला था ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। हमने क्या बोला था? ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। और सेकेंड सेंटेंस हमने क्या बोला था? ही स्टॉप्ड टू स्मोक। ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद इंफिनिटिव भी आ सकता है, जेरेड भी आ सकता है, लेकिन मीनिंग चेंज होता है। अब यहां पे सेंटेंस देखिएगा, शी फिनिश्ड डैश एट अबाउट 4, उसने तकरीबन 4 बजे अपना ये काम मुकम्मल किया। शी फिनिश्ड व्हाट शी फिनिश्ड, यहां पे हमने व्हाट का आंसर करना है, यहां पर हमने वाई का आंसर नहीं करना। तो जब व्हाट का आंसर करना है तो आपने याद रखना है, आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? करेक्ट ऑप्शन इज कुकिंग। शी फिनिश्ड कुकिंग एट अबाउट 4, उसने तकरीबन 4 बजे अपना खाना पकाने का काम मुकम्मल किया। एंड वेंट फॉर अ वॉक, और वॉक के लिए चली गई। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आई सा हिम। हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, हमने लेट पढ़ा, लेट के बाद कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। हमने हेयर का वर्ड पढ़ा और हेयर के बाद कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। हमने बेड का वर्ड पढ़ा और बेड के बाद कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह हमने सी का वर्ड पढ़ा और इसके साथ भी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन से सेंटेंसेस है? जैसे हमने कहा कि मैंने उसे गाना गाते हुए सुना, तो आपने सेंटेंस क्या बनाया? आपने सेंटेंस बनाया आई हर्ड हिम। अब आई हर्ड हिम सिंगिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आई हर्ड हिम सिंग।
अब दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे हम कह रहे हैं ना, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना, तो चूंकि वो कंटिन्यूस सेक्शन है तो इसलिए सिंगिंग होना चाहिए, लेकिन सिंगिंग होगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसी तरह आई सा हिम डैश द डोर, मैंने उसे दरवाजा बंद करते हुए देखा। जब आप दरवाजा बंद करते हुए सा का वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपने याद रखना है, आपने यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा आएगा, लॉक आएगा। ये इस तरह सेंटेंस कभी भी ठीक नहीं होगा, आई सा हिम लॉकिंग द डोर। हां, अगर आप व्हेन ऐड कर दें तो फिर हो सकता है, जैसे आप सेंटेंस बनाए आई सा हिम व्हेन ही वाज लॉकिंग द डोर, फिर सेंटेंस हमारा कुछ और बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप सा के बाद डायरेक्ट वर्ब लिख रहे हैं, बेड के बाद डायरेक्ट वर्ब लिख रहे हैं, सी के बाद डायरेक्ट वर्ब लिख रहे हैं, लेट के बाद डायरेक्ट वर्ब लिख रहे हैं, तो इन चारों सूरतों में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटे, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आई डैश यू बिफोर। और बिफोर के बारे में मैंने आपको क्या कहा कि बिफोर से पहले आपको क्या लिखना है, परफेक्ट, और आफ्टर के बाद में आपको क्या लिखना होता है, आफ्टर के बाद में आपको परफेक्ट लिखना होता है। वो फिर आप टेंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है या पास्ट परफेक्ट लिखना है, लेकिन आफ्टर के बाद परफेक्ट लिखना होता है और बिफोर से पहले परफेक्ट लिखना होता है। अब आई डैश यू, अब यहां पर चूंकि सब्जेक्ट है, एक्टिव सेंटेंस है, तो हमें यहां पर सेंटेंस क्या बनाना है, आई डैश यू बिफोर दैट यू हैव टू वॉश। अब चूंकि हैव टू वॉश लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट पास्ट में तो हो ही नहीं सकता। अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में होता तो डेफिनेटली सेकंड भी किस में होता, पास्ट में। लाइक अगर ये सेंटेंस होता आई हैड टोल्ड यू बिफोर दैट यू हैव टू वॉश, अगर आई हैड टोल्ड यू हम यहां पर लिख देते हैं तो फिर यहां पे हैव टू वॉश की जगह पर लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए था, हैड टू वॉश, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। इस वजह से हैड टोल्ड यहां पर हमारे पास नहीं आ सकता। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा, हैव टोल्ड। बिफोर से पहले परफेक्ट ही आएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट की जगह पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, शॉन डैश मी, शॉन ने मुझे इंफॉर्म किया द रोड कुड बी डेंजरस। अब रोड कुड बी डेंजरस का मतलब बात किसमें जा रही है, पास्ट में। तो ये वाला वाक्य जो हुआ, मुझे बताने वाला जो वाक्य हुआ, ये इससे पहले हुआ। मैं आपको हमेशा क्या कह रहा हूं, मैं आपको शुरू से एक बात समझा रहा हूं कि जो वक्त चल रहा होता है वो क्या है, प्रेजेंट, जो आने वाला होता है वो क्या है, फ्यूचर, और जो गुजर चुका होता है वो क्या है, पास्ट। और अगर पास्ट में दो एक्शन टेक प्लेस हुए हो तो जो बाद में हुआ उसे हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जो उससे पहले हुआ उसे हम किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। वहां आने से पहले मुझे इंफॉर्म किया शॉन ने, तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, शॉन हैड इन्फॉर्म्ड मी, शॉन ने मुझे इंफॉर्म कर दिया था पहले ही दैट द रोड कुड बी डेंजरस सो आई ड्रोव केयरफुली। जो लेट पास्ट होता है, जो एक्शन पहले हुआ होता है, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। He was only joking as he dash many times before. ठीक है, he many times before नंबर 1, नंबर 2 was joking, पास्ट की बात हो रही है, और दूसरी बात परफेक्ट की बात हो रही है कि पहले भी बहुत दफा हो चुका। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट परफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, हैड डन। सेंटेंस कैसे चलेगा, he was only joking as he had done many times before। कीवर्ड हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे पास कीवर्ड रहेगा was और हमारे पास कीवर्ड रहेगा many times before। उसके बाद आपके पास है J dash only 3 letters home this year। अब जब हम this year का वर्ड पढ़ते हैं ना, तो आपने याद रखना है this कौन से टाइम का कीवर्ड होता है हमारे पास, प्रेजेंट का। आपको याद होगा जब आप डायरेक्ट को चेंज करते हैं ना इनडायरेक्ट में, और आप टेंस चेंज करते थे पास्ट, तो आप साथ कुछ वर्ड्स भी चेंज करते थे। वर्ड्स कैसे चेंज करते थे कि अगर आपने हेयर लिखा हुआ है तो आप हेयर को चेंज कर देते थे किसमें, देयर में। अगर दिस लिखा हुआ है तो दिस को आप चेंज कर देते थे किसके साथ, डैट के साथ। अगर आपके पास दीज लिखा हुआ है तो दीज को आप चेंज कर देते थे किसके साथ, दोज के साथ। अगर इट लिखा हुआ है तो इट को भी आप किसके साथ चेंज कर देते थे, डैट के साथ। अगर नाउ लिखा हुआ है तो नाउ को चेंज कर देते थे किसके साथ बेटे, देन के साथ। अगर आपके पास दीज का वर्ड लिखा है तो किसके साथ जाएगा, दोज के साथ। अगर टू नाइट होता था तो डैट नाइट, अगर टू डे होता था तो डैट डे, अगर येस्टरडे होता था तो द प्रीवियस डे, और अगर आपके पास टुमारो होता था तो नेक्स्ट डे, द कमिंग डे। तो आपके पास क्या होता है, याद रखिएगा, असल में ये जो वर्ड्स होते हैं आप क्या कर रहे होते हैं कि आप प्रेजेंट टाइम को शिफ्ट कर रहे होते हैं पास्ट में।
तो ये वाले जो सारे के सारे वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे की वर्ड्स हैं हमारे पास किसके, प्रेजेंट के। यानी कि अगर सेंटेंस में हेयर का वर्ड लिखा हुआ ना तो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, अगर सेंटेंस में दिस का वर्ड लिखा हुआ तो प्रेजेंट होगा, नाउ लिखा हुआ है प्रेजेंट होगा, हेयर लिखा हुआ है प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर देयर लिखा हुआ है, डैट लिखा हुआ है, दोज लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है, तो फिर आपने याद रखना है फिर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं होगा, बल्कि फिर आपका सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में। तो ये बेसिकली की वर्ड्स हैं आपके पास टेंस के, टाइम के। तो चूंकि यहां पे दिस लिखा हुआ है इसलिए हमें इसको प्रेजेंट में रखना है, प्रेजेंट में रखना है तो वाज नहीं आ सकता, इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन गलत। उसके बाद आर जे के साथ अग्री नहीं करता, हैव जे के साथ अग्री नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, जे हैज रिटन ओनली 3 लेटर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा बेटे, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डैश ईच चाइल्ड। जहां पर भी ईच या एवरी आ जाता है ना बेटे सब्जेक्ट के साथ, तो आपने याद रखना है आपका सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके लिए जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, डज। आप कभी नहीं लिख सकते डू ईच चाइल्ड हैव, आपको क्या लिखना है, डज ईच चाइल्ड हैव। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। हैज हैव आप यहां पे क्यों नहीं लिख सकते, हैव तो वैसे नहीं लिख सकते, प्लूरल है। हैज आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हैज भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं, करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डेफिनेटली आपके पास क्या है, प्लूरल, क्योंकि चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म आपके पास क्या होता है, चाइल्ड होता है। और यहां पर एक बात और भी याद रखनी है कि इंग्लिश में चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता। जब प्लूरल है तो हैज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, वाज नहीं आ सकता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, आर होगा। सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चिल्ड्रन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, चिल्ड्रन के साथ अग्री ही यार करता, बाकी तो कोई ऑप्शन अग्री ही नहीं करता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, नन ऑफ द चिल्ड्रन। अब ये जो नन का वर्ड है ना, ये आपने याद रखना है, ये उन क्वांटिफायर में से एक है जो अपने साथ आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चलते हैं। ये ना सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं। जैसे देखें नन ऑफ द चिल्ड्रन, अब टेक्निकली चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर आने वाला वर्ब भी किसके अकॉर्डिंगली आएगा, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंगली आएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज नो। उसके बाद मैथ्यू यूजुअली। अब ये जो यूजुअली का वर्ड है, आप सब लोग बच्चे बड़े अच्छे तरीके से इसको समझते हैं कि ये की वर्ड है कौन से टाइम का, कौन से टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, जब भी आप यूजुअली का वर्ड, एवरी डे का वर्ड, एवरी वीक का वर्ड, ऑफन का वर्ड, एवर नेवर का वर्ड यूज करते हैं तो फिर आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पर आपके पास चूंकि मैथ्यू सिंगुलर है तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, मैथ्यू यूजुअली साइकल्स टू स्कूल बट यस्टरडे ही हैड टू टेक अ बस। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बीटा। उसके बाद है जेम्स डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। व्हेन ही वाज यंग का मतलब क्या है कि बात, सिचुएशन कौन से टाइम में हो रही है, पास्ट में। जब पास्ट में हो रही है तो फिर मे और कैन तो आ नहीं सकता, मे और कैन प्रेजेंट टाइम के लिए होते हैं। और शुड तो हम तब लिखते हैं, शुड तो हम तब लिखते हैं जब हम किसी काम की करने की सजेशन दे रहे होते हैं, रेकमेंडेशन दे रहे होते हैं। तो जेम्स डैश स्विम अक्रॉस द रोड, यहां पर हम सजेशन या रेकमेंडेशन नहीं दे रहे, बल्कि यहां पर हम एबिलिटी बता रहे हैं। और एबिलिटी कौन से टाइम की बता रहे हैं, हम एबिलिटी बता रहे हैं पास्ट टाइम की। अगर प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी होती तो हम किसके साथ बताते हैं, कैन के साथ। और चूंकि कैन जो कुड है वो कैन की पास्ट फॉर्म है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा, जेम्स कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। हम पास्ट टाइम की एबिलिटी बता रहे हैं और पास्ट टाइम की एबिलिटी में हम क्या यूज करते हैं, कुड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हैड यू मेड वन। जब आपका सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो और आपने फौरन समझ आना है और सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क ना दिया हो तो आपने फौरन समझ आना है कि ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस की इन्वर्जन है। आपको याद होगा हमने ये कहा कि जीरो कंडीशन की इन्वर्जन नहीं होती। फर्स्ट कंडीशन की इन्वर्जन हम किसके साथ लिखते हैं, शुड के साथ। सेकंड कंडीशन की इन्वर्जन हम किसके साथ लिखते हैं, वर के साथ। और थर्ड कंडीशनल की हम इन्वर्जन किसके साथ लिखते हैं, हैड के साथ। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और सेकंड क्लॉजेज में कोई चेंज नहीं होगा।
हम बार बार इन इन्वर्जन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं। तो जब पहला कंडीशन जो है, पहली जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में लिखी हुई है, तो दूसरी में तो डेफिनेटली वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आनी है। और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में लिखी हुई है? चार्ली ऑप्शन में। विल हैव नहीं हो सकता, मे हैव नहीं हो सकता, शैल हैव नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे? चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, शी वाज यूज्ड। पहली बात सब्जेक्ट आ गया, दूसरी बात बी फॉर्म आ गई। तो जब सब्जेक्ट के साथ यूज टू से पहले बी फॉर्म आ जाए तो फिर आपने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी होती, आपने कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? आईएनजी फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन इज टू रिसीविंग। आपने क्या कहा? आपने कहा सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली यूज टू आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट के साथ यूज टू से पहले बी फॉर्म आ गया, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में आया हुआ है, तो फिर आपके पास आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट के साथ गेट और गॉट आ गया तो फिर आपके पास यूज टू के साथ अगेन कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और बी फॉर्म आनी ही आनी है क्योंकि पैसिव सेंटेंस है, यूज्ड टू आएगा तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा? टू रिसीविंग, क्योंकि यूज टू से पहले वाज लिखा गया है और सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है मिसेस सिंह डैश मी फॉर माई गुड वर्क इन द हिस्ट्री असाइनमेंट। अब देखें, जब ऐसा होता है ना, हम जैसे अभी हमने कहा हमारे पास अगर सेंटेंस में कोई कीवर्ड ना हो तो पैसे लेने देने के लिए पास लिखते हैं, चीज खरीदने बेचने के लिए पास लिखते हैं, परफॉर्मेंस के लिए पास लिखते हैं। इसी तरह आपने याद रखना है जब हमारे पास कोई ऑब्वियस कीवर्ड नहीं ना होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का या फ्यूचर का, तो तब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर नहीं लिखना है, तब तक हमने उसको किस में लिखना है? पास्ट में। जैसे अगर आप इस सेंटेंस में देखें आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलता। जैसे देखिए अगर आप यहां पे प्रेजेस लिख देते हैं तो प्रेजेस का मतलब है आप रूटीन बता रहे हैं, आप हैबिट बता रहे हैं कि वो ऐसा होता ही होता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हिस्ट्री असाइनमेंट के अच्छे मार्क्स हमेशा ही आते हैं, तो रूटीन वर्क तो हो नहीं सकता, ये हैबिट हो नहीं सकती, इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते ही नहीं है, फ्यूचर में लिखते ही नहीं है। आर प्रेजिंग मिसेस सिंह के साथ अग्री नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? प्रेज्ड। प्रेज्ड क्यों चलेगा? क्योंकि हम इसको पास्ट में लिखेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अनटिल अनलेस प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर का कोई कीवर्ड ना दिया गया हो तब तक आपने अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर यूज नहीं करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, लिज एंड आई। जब दो नाउन्स को एंड के साथ कंबाइन किया गया होता है, एक नाउन और एक प्रोनाउन को, तो वो प्लूरल होते हैं। उसके बाद फॉर और सिंस। फॉर और सिंस डेफिनेटली हमारे पास कौन से टाइम का होते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अगर कोई वर्ड टाइम नहीं दिया हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर प्रेजेंट, अब जैसे देखिए यहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा हुआ है हैव बीन नोइंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, जैसे ही फोर सीन्स पढ़ा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आना चाहिए, यार हैव बीन नोइंग लिखा हुआ सही है। लेकिन मैं आपको पहले भी बताया कि नोइंग आईएनजी फॉर्म को वर्ब के तौर पर हम यूज नहीं करते हैं, हम कॉस्टिंग को आईएनजी के तौर पर यूज नहीं करते हैं। ये वो वर्ब है जिनकी आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब यूज नहीं होती, नाउन के तौर पर जरूर यूज होती। जैसे अभी हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मीनिंग का वर्ड भी पढ़ा, तो इज मीनिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं होता, वैसे मीनिंग नाउन के तौर पर यूज हो सकता है। और फिर हमने क्या कहा कि हमें यहां पे चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में नहीं है तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी? हमारी प्रेफरेंस रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा चार्ली। और अगेन वही बात, फॉर अ मोमेंट आप बात मान ले एक मिनट के लिए कि यार यहां पे हैव नोन नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन है, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट ना हो तो फिर हम किस पे जाते हैं? फिर हम जाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर हम किस में जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट पे। अगर हैव नोन ना लिखा हुआ होता तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होता? नो। और लेकिन फिलहाल के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इस सेंटेंस के लिए कौन सा होगा? हैव नोन। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में नहीं है तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट पे जाना है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट ना होता तो फिर कंटीन्यूअस पे जाते, कंटीन्यूअस ना होता तो फिर किस पे जाते? इंडेफिनेट पे जाते। उसके बाद है एमरल्ड डैश वाटर टू मेक टी, द हॉट वाटर विल बी डन इन अ मिनट। अब विल बी डन का मतलब क्या है कि बात फ्यूचर में हो रही है। अब पास्ट को तो फ्यूचर के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ेंगे। इसका मतलब वाज बॉइलिंग और बॉइल्ड तो हो नहीं सकता, पास्ट को फ्यूचर के साथ तो नहीं जोड़ सकते आप।
इसके लिए विल बॉयल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों बातें फिर किस में चली जाएंगी, फ्यूचर में चली जाएंगी। आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, एमरल्ड इज बॉइलिंग, आपको ये बात किस में लिखनी है, प्रेजेंट में। टू मेक टी द हॉट वाटर विल बी डन इन अ मिनट, ये 1 मिनट में ऐसा काम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, आई डोंट नो व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट। देखिए पास्ट के बाद पास्ट आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट के बाद तो पास्ट आ सकता है, तो ऐसा कोई हमें वाज टॉकिंग और डोंट नो के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कसम खाता हूं कि मैं नहीं जानता। और ये स्वेरिंग वाला जो वर्ड है ना, ये भी उन्हीं वर्ड में से एक है। जैसे हमारे पास नोइंग का वर्ड है, जैसे हमारे पास मीनिंग का वर्ड है, जैसे हमारे पास कॉस्टिंग का वर्ड है। ये वो वर्ब्स हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती है, एज अ नाउन जरूर एग्जिस्ट कर सकती है। एज अ वर्ब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आप इन्हें यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर हमारे पास चार्ली ऑप्शन ठीक नहीं होगा। स्वेयर्स आई के साथ अग्री नहीं करता, स्वोर हम पास्ट में लिख नहीं सकते, नहीं तो फिर हमें डोंट नो भी किस में लिखना पड़ता, पास्ट में लिखना पड़ता, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, आई स्वेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द लेसन्स डैश मी ओवर 500। अब इसी तरह कॉस्टिंग आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, लेसन चूंकि प्लूरल है इसलिए कॉस्ट आप लिख नहीं सकते, ये अग्री नहीं करेगा। कॉस्टेड आपके पास वर्ब नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट की सेकंड फॉर्म भी आपके पास क्या होती है बेटे, कॉस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली, कॉस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, they dash their product through online marketing and flyers once they get the budget। अब देखें हम क्या करते हैं, पहली बात तो एडवर्टाइजिंग तो कोई टेंस ही नहीं होता, क्योंकि एडवर्टाइजिंग को टेंस बनाने के लिए इसके साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब का आना लाजमी है। अगर हम इसको लिख दें एडवर्टाइज, तो फिर हमें दे गेट द बजट की जगह पे क्या लिखना होगा, दे गॉट द बजट। बात फिर पास में जाएगी, पास के बाद पास लिखना होता है, इसका मतलब एडवर्टाइज भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। और दे के साथ वाज चूंकि अग्री नहीं करता, इसलिए वाज एडवर्टाइजिंग भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दे विल एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। असल में ये वो सेंटेंस है जिसमें दोनों क्लॉजेस फ्यूचर की होनी चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश में वी आर नॉट अलाउड टू राइट टू फ्यूचर इन वन सेंटेंस। तो इसलिए हमें एक सेंटेंस को किसमें लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट में, और एक को किसमें लिखना पड़ेगा, फ्यूचर में। प्रेजेंट वाली क्लॉज सेकंड लिखी हुई है, इसलिए हम फर्स्ट क्लॉज को किसमें लिखेंगे, फ्यूचर में। तो सेंटेंस कैसे चलेगा, दे विल एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग। उसके बाद है क्वेश्चन 20, आई डैश नॉट श्योर। आप देखिए सिंपल सी बात है, आई के साथ आर नहीं आ सकता, ठीक है। इफ आया हुआ है और इफ के बाद सेकंड क्लॉज किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट में, तो फर्स्ट या तो प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी। फ्यूचर वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा, तो पास में हो नहीं सकती, आई वाज या आई वर हो नहीं सकता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, आई एम नॉट श्योर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद है वी नीड नॉट, और जहां पर भी नीड नॉट आ गया, जहां पर भी डेयर नॉट आ गया, वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म। और मैं बता के आपको थक रहा हूं कि डेयर नॉट नीड नॉट को डज नॉट नीड, डिड नॉट नीड, डज नॉट डेयर, डिड नॉट डेयर के साथ आपने मिक्सअप नहीं करना है। मेन वर्ब के तौर पर यूज होंगे तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब वर्ड ऑक्सिलरी के तौर पर यूज होंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नीड नॉट के साथ बेटे कौन सा होगा, डेल्टा होप। उसके बाद है 22, द पुलिस। और द पुलिस के लिए याद रखिएगा, इंग्लिश में हम पुलिस को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में हम इसके प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको पढ़ेंगे भी मजीद इसके साथ आने वाले वर्ड। द पुलिस के साथ एम नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, वाज नहीं आ सकता। तो बगैर सेंटेंस पढ़े आप अपनी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं कि द पुलिस चूंकि प्लूरल होता है तो द पुलिस एम नहीं हो सकता, द पुलिस इज नहीं हो सकता, द पुलिस वाज नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, आर। उसके बाद है 23, शी डैश हर हेयर बिकॉज इट इज ऑल टेंगल्ड अप, सो डू नॉट डिस्टर्ब हर नाउ। ये जो नाउ का वर्ड होता है ना, ये आपने याद रखना है, ये आपके पास की वर्ड होता है कौन से टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ये ऐसा एक्शन होता है जब वो किया जा रहा है तभी उसके बारे में मौजूदा वक्त में बात की जाए। इसलिए यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, इज ब्रशिंग। जब आप मौजूदा वक्त में रहते हुए जो काम हो रहा है उसकी बात करें तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखना होता है, और नाउ इसका की वर्ड है, जहां पर भी नाउ आ गया आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखना। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, इज ब्रशिंग। उसके बाद है
आई विश माई मदर डैश मी प्रेजेंट मोर ऑफन। अब पहली बात है विश का वर्ड और दूसरी बात मोर ऑफन। मोर ऑफन भी कौन से टाइम को नॉमिनेट करता है, प्रेजेंट को, और विश भी बेटे कौन से टाइम को कौन से टाइम को नॉमिनेट करता है, प्रेजेंट को। तो जब विश का वर्ड प्रेजेंट टाइम के लिए लिखा होता है, तो विश का वर्ड जब प्रेजेंट टाइम के लिए लिखा होता है तो हम उसे ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज गेव। आई विश माई मदर गेव मी प्रेजेंट। और अगर विश का वर्ड सेकंड बाद अगर फ्यूचर के लिए हो तो हम फ्यूचर के लिए क्या लिखते हैं, फ्यूचर के लिए हम लिखते हैं वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर पास्ट के लिए लिखा हुआ हो तो फिर हम इसे या तो पास्ट परफेक्ट के साथ करते हैं या हम इसे किसके साथ करते हैं, हम इसे करते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट 7 का। इफ आ गया, इसका मतलब हमारे पास कौन सा सेंटेंस चलेगा, कंडीशनल स्ट्रक्चर चलेंगे। और पास्ट इंडेफिनेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेकंड क्लॉज हमारे पास होनी चाहिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और आपको एक और बात याद होगी, मैंने आपको कहा था ये वुड का वर्ड चेंज किया जा सकता है किसके साथ, कुड के साथ, रिप्लेस किया जा सकता है शुड के साथ, रिप्लेस किया जा सकता है माइट के साथ, मस्ट के साथ या और टू के साथ। तो पेपर बनाने वाला क्या करेगा, चूंकि हमने कंडीशनल वर्ड्स को ना जोड़ दिया होता है वुड के साथ, तो पेपर बनाने वाला क्या करेगा कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए वुड नॉट वाली ऑप्शन गलत दे देगा। जैसे यहां पर दी हुई है, देखें यहां पर जो वुड नॉट वाली ऑप्शन दी हुई है ना, वुड हैव ट्रांसलेटेड, ये पास्ट इंडेफिनेट के साथ नहीं आ सकती। ये तब आती जब आपका फर्स्ट क्लॉज, इफ क्लॉज किस में होता, पास्ट परफेक्ट में। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली वुड हैव थर्ड फॉर्म यहां पर हमें चाहिए नहीं है, यहां पर हमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं दी हुई तो हम बाकी किसी मॉडल एक्सिलरी के साथ देख लेंगे। अब कुड के साथ हैड आप नहीं लिख सकते, आपको हैव लिखना होता है। कुड ट्रांसलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर आपके पास कुड ट्रांसलेट आएगा और कुड ट्रांसलेट हमारा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का सब्स्टिट्यूट होगा। और करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। यहां पर आपके पास सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे किसके साथ, चार्ली के साथ। ये थी बेटे हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट 7 की एक्सरसाइज डिस्कशन। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो, बगैर हिचकिचाहट, बगैर झंझलाहट, बगैर परेशानी डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट राब्ता कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।